Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the domain and range of the function. इस लेक्चर में हम मैक्सिमम टाइप ऑफ फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो यूजुअली जो फंक्शन है उसको y=f(x) की फॉर्म में लिखा जाता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ऐसा शेफ होता है जिसको हम इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और बदले में हमें डिशेस मिलती हैं। तो लेकिन इंग्रेडिएंट्स हमें प्रोवाइड करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इंग्रेडिएंट ऐसे प्रोवाइड करने हैं जो रेसिपी के अकॉर्डिंग हो। जैसा कि हम दूध के साथ मिर्च तो नहीं दे सकते, इसके बदले में हमें कोई वैलिड डिश नहीं मिलेगी। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स का सेट जो जिस पर फंक्शन वैलिड रहे, जिस पर फंक्शन डिफाइन रहे, उन इंग्रेडिएंट्स के सेट को हम डोमेन बोलते हैं। और जो बदले में हमें डिशेस मिल रही हैं और यानी जो फंक्शन हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, उन डिशेस के या उन वैल्यूज़ के सेट को हम रेंज कहते हैं। तो डोमेन और रेंज क्या हुआ? द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़ फॉर विच f(x) continues to be valid, and the range is the set of all possible output values that the function can produce. तो डोमेन और रेंज देखने से पहले हम कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं। तो वो ये हैं कि जब दो फंक्शन ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों या मल्टीप्लाई हो रहे हों या डिवाइड हो रहे हों, तो जो उनकी डोमेन होती है वो इंडिविजुअल फंक्शंस की डोमेन के इंटरसेक्शन के इक्वल होती है। लेकिन जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे तो हमने इंटरसेक्शन के अलावा उसमें से ऐसी वैल्यूज़ को माइनस करना है जो कि डिनोमिनेटर के रूट्स होंगे। ये ऐसी वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है जिन पर जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो हो रहा होगा। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा तो उसको हमें ज़ीरो नहीं बनने देना। इसी तरह जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन होगा तो हमें उसको ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो रखना है। इट्स मीन कि हमने स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। यहाँ से ये बात भी पता चलती है कि जो स्क्वायर रूट का आंसर है या आउटपुट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, उससे हम डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं। इजी से एग्जांपल लेते हैं ताकि हम यूज्ड हो जाएं डोमेन और रेंज निकालने में। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमें फंक्शन नज़र आ रहा है वो एक पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन में हमें दो पीसेस नज़र आ रहे हैं। इसकी डोमेन और रेंज निकालना नहायत आसान होता है। डोमेन तो ऐसे ही है जैसे पहले से गिवन हो। इसमें जो हमें x लेस और इक्वल्स टू -2 दिया गया है, ये एक्चुअली में डोमेन है 6x + 7 इस पीस की, और x ग्रेटर देन -2 जो है वो 4 - 3x की डोमेन है। तो हमने क्या करना होता है, इन दोनों डोमेन्स का यूनियन ले लेना होता है। तो जो पीस वाइज फंक्शन है f(x) है उसकी डोमेन आ जाएगी। तो x लेस और इक्वल्स टू -2, इसका क्या मतलब होता है, -∞ से -2, और यहाँ पे लेस और इक्वल की बात हो रही है यानी -2 भी इंक्लूड है। तो -2 से हम क्लोज कर देंगे, और जो यहाँ पे -∞ है वो तो एक समान होता है, उसको तो हम क्लोज नहीं कर सकते, उसको तो बांध नहीं सकते। इसको बांधने की यानी कि हमारे में हिम्मत नहीं होती। और जो दूसरा पीस है उसकी जो डोमेन x ग्रेटर देन -2 है, इट्स मीन -2 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे -2 इंक्लूड नहीं होगा। तो इन दोनों डोमेन्स का हम यूनियन लेंगे, वो आएगा हमारे पास -∞ से इन्फिनिटी, जिसको हम सेट ऑफ आर रियल नंबर्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन की डोमेन आ गई है। और रेंज के लिए हम क्या करते हैं कि यही जो हमारे पास डोमेन दी गई होती है इसी से हम फंक्शन बना लेते हैं। ये जो पीसेस दिए गए होते हैं वो बना लेते हैं, क्योंकि x लाई कर रहा होता है एक स्पेसिफिक वैल्यू से स्पेसिफिक वैल्यू तक जा रहा होता है। तो यहाँ से जब हम फंक्शन बनाते हैं, पीसेस बनाते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो पीस है कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, उसकी वैल्यूज़ हमें कहाँ से कहाँ तक मिलने वाली हैं। तो जैसे कि x लेस और इक्वल्स टू -2 गिवन है, तो यहाँ से हम बनाने की कोशिश करते हैं 6x + 7। अब 6x बनाने के लिए हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से,
तो दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से 6x लेस और इक्वल्स टू -12 आ जाएगा, और +7 करना है तो दोनों तरफ हम 7 से ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 6x + 7 लेस और इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। यानी ये जो पीस है वो -5 और उससे लेस वैल्यूज़ हमें देगा। तो यहाँ से इसकी हमें रेंज पता चल गई। इसी तरह हम दूसरे की निकाल सकते हैं। वो क्या है, -2 लेस देन x है। इसको हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -2। तो हमें क्या बनाना है, -3x। तो हम -3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इनइक्वालिटी हो, दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, तो जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाती। x ग्रेटर देन -2 था, जब हमने -3 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो जो इक्वालिटी है वो रिवर्स होगी, लेस देन बन गई। फिर हमें चाहिए 4, तो दोनों तरफ हम 4 से ऐड करेंगे, तो 4 - 3x लेस देन 10 आ जाएगा। यानी ये जो पीस है वो हमें आउटपुट देगा 10 से लेस वैल्यूज़ देगा हमें। तो दोनों पीसेस की हमारे पास रेंज आ गई हुई है। इसको हम क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे। तो हमारे पास जो पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ था उसकी रेंज आ जाएगी। तो -∞ से -5 यूनियन -∞ से 10, तो इसका हम यूनियन लेंगे तो वो -∞ से 10 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए ज़रा, यहाँ पे तो हमें पॉजिटिविटी ही नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी छाई हुई है। तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो फंक्शन होता है वो हमें हर रियल वैल्यू के लिए एक पॉजिटिव नंबर ही दे रहा होता है। एक ऐसा दरवाज़ा होता है जिस पर 0 आता है या फिर कोई पॉजिटिव रियल नंबर आता है तो वो उसे गुजर नहीं देता, लेकिन जैसे ही कोई नेगेटिव रियल नंबर आता है तो उसे वो गुजर नहीं देता जब तक कि उसको पॉजिटिव ना कर ले, यानी वो उसको भी पॉजिटिव कर देता है। तो ये हर रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, लेकिन हमें आंसर जो है वो आउटपुट जो वैल्यू है वो हमें पॉजिटिव ही देता है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 के लिए x देता है, यानी 0 के लिए 0 देता है और पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव, और x लेस देन 0 के लिए है क्योंकि वो नेगेटिव नंबर होगा तो नेगेटिव नंबर को भी वो पॉजिटिव करता है तो वो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है, यानी -x आंसर आ जाता है। तो ये भी एक पीस वाइज फंक्शन ही है। तो जैसे ऊपर था वैसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 0 भी है, पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव सारी वैल्यूज़ हैं। इट्स मीन जो डोमेन है वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स है, और रेंज हम देख सकते हैं या तो हमें 0 आंसर मिल रहा है या फिर पॉजिटिव रियल नंबर्स मिल रहे हैं। तो जो इसकी रेंज बनेगी वो 0 से इन्फिनिटी होगी और 0 भी इंक्लूड होगा। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है y इक्वल्स टू x² - 9 डिवाइडेड बाई x - 3। तो जैसे कि हमने पहले बेसिक रूल्स में देखा कि अगर कोई डिनोमिनेटर में फंक्शन आ जाता है तो उसका डोमेन निकालते हुए हमें ध्यान रखना होता है कि नीचे 0 नहीं बनने देना। तो हम चेक कर लेते हैं कि 0 किस वैल्यू पर बन रहा है, तो वो x इक्वल्स टू 3 है, जिस पर जो डिनोमिनेटर वो 0 हो जाएगा। इट्स मीन हमने 3 नहीं पुट कर सकते इसमें डोमेन में। डोमेन में फिर जो वैल्यूज़ आएंगी वो 3 के अलावा सारी की सारी आ जाएंगी, क्योंकि बाकी वैल्यू से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी सारी वैल्यूज़ पर ये जो फंक्शन है वो डिफाइन ही रहेगा, सिर्फ 3 ही हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो जो डोमेन आ जाएगी वो -∞ से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी होता है। ये इंटरवल फॉर्म में इसका मतलब यही है कि हमने सेट ऑफ आर रियल नंबर में से 3 को एक्सक्लूड किया हुआ है, माइनस किया हुआ है। यूनियन में देख सकते हैं 3 दोनों इंटरवल्स में ओपन ही है, यानी इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट हम रेंज निकालते हैं, तो रेंज के लिए हम क्योंकि फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि जो डोमेन में वैल्यूज़ शामिल है उस पर ही हमें रेंज निकालना होती है, उसी की जो आउटपुट मिल रही होती है वही देखना होती है। तो जो डोमेन में शामिल नहीं होगा फिर वो सिंप्लीफाई करने के बाद जो फंक्शन आ रहा होगा उसमें हम वो वैल्यूज़ पुट करके चेक कर लेंगे उससे आंसर क्या मिलता है। तो क्योंकि वो जो डोमेन में शामिल नहीं है तो इसका मतलब उससे कोई आंसर या आउटपुट नहीं मिलने वाली है, तो वो फिर अगर मिली भी तो हम वो एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे हम x² - 9 को x + 3 × x - 3 लिख सकते हैं, और नीचे x - 3 है तो
नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो x माइनस 3 वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी x प्लस 3 बच जाएगा। तो x प्लस 3 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी वैल्यू से, तो इसमें हम हर वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमें हर रियल नंबर ही मिलेगा। लेकिन हम हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है वो x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3 है, तो उसमें क्योंकि हम 3 नहीं पुट कर सकते, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमें 3 से कोई आंसर नहीं मिलने वाला। तो हम अगर 3 पुट करेंगे तो आंसर हमारा 6 आएगा। तो क्योंकि 3 हमारे डोमेन में शामिल नहीं है, तो इसलिए हमारा जो 6 है वो हमारे रेंज में भी शामिल नहीं होगा, तो बाकी सारी रियल वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो 6 को शामिल नहीं करना है हमने, यानी जो रेंज आएगी वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स आ जाएगी, लेकिन उसमें से 6 को एक्सक्लूड कर देना है। यानी माइनस इन्फिनिटी से 6 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। क्योंकि हमने कहा था कि मैक्सिमम टाइप ऑफ फंक्शंस के डोमेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमारे जहन में अलजेब्राइक फंक्शंस आते हैं। अलजेब्राइक फंक्शंस जो हैं उसकी फर्दर टाइप होती हैं। इंपॉर्टेंट टाइप्स अगर देखें तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, और इसी तरह रैशनल फंक्शन आता है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल फंक्शन को चेक कर लेते हैं। पॉलिनोमियल की शक्ल हमने देखी हुई है, वो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स रेज टू एन प्लस ए एन माइनस 1 x to the n minus 1 plus a n minus 2 x to the n minus 2 plus up to so on a 1 x plus a naught है। अगर तो ये जो n है वो हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमारे पास डिग्री होती है, वो कब होगी? अगर इसका जो कोफिशिएंट है ए एन वो नॉन ज़ीरो होगा। तो दूसरी बात ये है कि जो डिग्री होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और यहाँ पे ए एन एक्स टू दी एन, अगर एन जो है वो डिग्री है तो फिर ये वाली जो टर्म बनेगी ए एन एक्स टू दी एन, ये हमारी लीडिंग टर्म होगी, और ए एन जो होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे ये बात तो लाजमी ध्यान में रखनी है कि ये तभी हम बात कर सकते हैं जब ये जो ए एन कोफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो होगा। तो ये ए एन जो है लीडिंग कोफिशिएंट और जो एन है डिग्री है, इसको हमने आगे डोमेन और रेंज निकालने में यूज़ करना है, तो इसको याद कर लेना है, जहन में रखना है इसको। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको किसी भी रियल नंबर से कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये डिफ़ाइन ही रहता है। इसमें कोई सा भी रियल नंबर पुट करें हमें ये कोई ना कोई आंसर देगी ज़रूर। तो ये पॉलिनोमियल जो है वो हर रियल नंबर पर क्योंकि डिफ़ाइन रहती है, तो इसलिए इसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ आर रियल नंबर होती है। और याद रखना है कोई सी भी डिग्री आ जाती है, कोई सी भी डिग्री की पॉलिनोमियल आ जाती है, उसकी जो डोमेन होगी वो हर हाल में सेट ऑफ आर रियल नंबर ही होगी। और दूसरी बात ये कि हम यहाँ पे जो डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं वो सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए हम डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं। तो जो डोमेन होगी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर की ही सबसेट होगी, और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स की ही सबसेट होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ हमें पॉलिनोमियल की डोमेन की तो पता चल गया। अब हम रेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेंज के बारे में डिफरेंट पॉलिनोमियल्स की डिफरेंट रेंज आएगी। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं, यानी पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के टाइप की। तो यहाँ से बात तो वही है कि हम डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगी। यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कोई सा भी रियल नंबर पुट करें आंसर हमें के ही मिलने वाला है, यानी कि डिफाइन ही रहेगा फंक्शन, तो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स ही इसकी डोमेन होगी। लेकिन रेंज क्या होगी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो आंसर है वो हमेशा ही के रह रहा है ना। आप के की एक्स की कोई से भी वैल्यू पुट करें हमें जो आंसर मिल रहा है वो के ही मिल रहा है, यानी आउटपुट जो वैल्यू है वो के है। तो जो रेंज होगी पी ऑफ एक्स की वो के होगी। पी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। एक और बात यहाँ पे आप देख लें कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री होती है वो ज़ीरो होती है, यानी कि इस के को हम के इंटू एक्स रेज टू पावर ज़ीरो लिख सकते हैं। जो हाईएस्ट पावर है एक्स की वेरिएबल की वो ज़ीरो है, यानी जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो ज़ीरो है। तो हम ये भी कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो रेंज है वो के है, या फिर ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल की जो रेंज है वो के होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओ डिग्री पॉलिनोमियल की, तो उसकी रेंज क्या होगी ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल में भी दो केसेस बन जाएंगे।
कि अगर हम और डिग्री पोलिनोमियल ले लेते हैं लेकिन जो उसका कोफिशिएंट है an है वो तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं दोनों केसेस में कि जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ये जो पोलिनोमियल है और डिग्री पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, ये हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ दे सकता है। इसी तरह और डिग्री पोलिनोमियल की अगर कोफिशिएंट नेगेटिव है तब कौन सी वैल्यू दे सकता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जब कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। तो जो एग्जांपल है वो 3x³ - 2x+4 है। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि जब हम x की यानी डोमेन की बड़ी से बड़ी वैल्यू लें, कोई से बड़े से बड़ा रियल नंबर लें, तब ये जो पोलिनोमियल है हमें कौन सी वैल्यू देगी। तो x जब अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को यानी बहुत बड़ा लार्ज हो जाता है तो हम इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं इस पे। इसके लिए हम x³ को हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे तो बाकी 3 - 2/x² + 4/x³ बच जाएगा। यहाँ पे हम लिमिट अलग अलग अप्लाई करें तो क्योंकि सम ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा दूसरी और तीसरी टर्म में सम ओवर इन्फिनिटी 0 होता है तो ये 0 आ जाएगा। बाकी सिर्फ हमारे पास एक टर्म बच रही है 3x³। तो यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो x जब अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो जो x³ है वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और मल्टीप्लाई 3 करने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। तो यानी जब हम अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी को तो जो और डिग्री पोलिनोमियल है विद कोफिशिएंट पॉजिटिव तो वो भी अप्रोच करती है इन्फिनिटी को। इसी तरह हम नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए चेक कर लेते हैं। जब x अप्रोच करेगा नेगेटिव इन्फिनिटी को तो यही जो और डिग्री पोलिनोमियल है विद कोफिशिएंट विद पॉजिटिव कोफिशिएंट उस वो किसको अप्रोच करती है। तो यहाँ से भी x³ कॉमन लें तो बाकी दो टर्म 0 हो जाएंगी सम ओवर इन्फिनिटी की वजह से। तो 3x³ पे अप्लाई करें क्योंकि जो x की पावर है वो ओड है तो x अप्रोच करेगा -इन्फिनिटी को तो आंसर हमें -इन्फिनिटी ही मिलेगा ओड पावर की वजह से। और जो हम नंबर है 3 मल्टीप्लाई करें वो भी एक पॉजिटिव है तो आंसर जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी ही आएगा। तो यहाँ से जो केस फर्स्ट है उससे हमें क्या पता चल रहा है, x अप्रोच करे पॉजिटिव इन्फिनिटी को तो आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आ रहा है। अगर x अप्रोच कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी को तो आंसर जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी ही आ रहा है। तो इसको हम दूसरा केस भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर ग्राफ के थ्रू भी समझ लेंगे कि किस तरह अप्रोच कर रहा है। और हमने ये तो नेगेटिव इन्फिनिटी बहुत बड़े नंबर के लिए चेक किया है पॉजिटिव इन्फिनिटी, और नेगेटिव इन्फिनिटी यानी बहुत छोटे नंबर के लिए चेक किया है कि हम इस तरफ को जाएं या हम नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करें तो हमें क्या क्या वैल्यू मिलने वाली है। अगर हम जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव ले लें और डिग्री पोलिनोमियल का तब क्या होगा। तो लेफ़्ट साइड पे देखें एग्जांपल वही है, बस हमने जो कोफिशिएंट है वो चेंज किया, -3 कर दिया, वो पहले +3 था। इसकी भी हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं। जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो x³ हम कॉमन लेंगे, वैसे ही है सेकंड और थर्ड जो टर्म है लिमिट अप्लाई करने पर 0 हो जाएगी, बाकी -3x³ बच जाएगा। इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, x अप्रोच करेगा जब इन्फिनिटी को तो x³ भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, माइनस एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह हम राइट साइड पे देखें तो वही वाली एग्जांपल, लेकिन x अप्रोच कर रहा है -इन्फिनिटी को, लिमिट हम नेगेटिव इन्फिनिटी पे ले रहे हैं तो x³ कॉमन लेंगे, सेकंड और थर्ड जो टर्म है लिमिट अप्लाई करने पर 0 हो जाएंगी, बाकी -3x³ बच जाएगा। x अप्रोच जब करेगा -इन्फिनिटी को तो x³ जो है वो भी क्या अप्रोच करेगा -इन्फिनिटी को, पावर ओड होने की वजह से x जब अप्रोच करेगा -इन्फिनिटी तो आंसर -इन्फिनिटी आएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं जब x अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को तो जो पोलिनोमियल है वो डिग्री पोलिनोमियल
विद नेगेटिव कोफिशेंट वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। जब x अप्रोच कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी को तो पॉलिनॉमियल पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। अच्छा, ये तो हमने बहुत बड़े नंबर के लिए चेक कर लिया और बहुत छोटे नंबर के लिए चेक कर रहा है कि जब हम इस तरफ को अप्रोच कर रहे हैं और लेफ़्ट को या राइट को तो हमें आंसर किस तरह के मिल रहे हैं। लेकिन दरमियान वाली वैल्यूज़ का क्या बनेगा, उस पर भी कोई आंसर देगी ये पॉलिनॉमियल? बिल्कुल देगी। क्यों? क्योंकि जो पॉलिनॉमियल होती है वो कंटिन्यूस फंक्शन होती है। ये यहाँ पे इसमें कोई गैप नहीं आता इसके ग्राफ में। चलिए इसको हम ग्राफिकली भी चेक कर लेते हैं। ये पहला केस है कि जब हमने लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव लिया था। जब हमने लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव लिया था तो x जब अप्रोच कर रहा था माइनस इन्फिनिटी को तो y अप्रोच कर रहा था वो भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था। ये मैं लेफ़्ट वाले ग्राफ की बात कर रही हूँ। इसी तरह x अप्रोच कर रहा था जब पॉजिटिव इन्फिनिटी को तो y भी अप्रोच कर रहा था पॉजिटिव इन्फिनिटी को। ये ग्राफ में इसी तरह शो कर सकते हैं। दरमियान वाली वैल्यू ये जो डॉटेड टाइप लाइन लगाई है ये इस वजह से नहीं है कि ये गैप है, ये इस वजह से लगाया है कि ये तो पॉलिनॉमियल पर डिपेंड करेगा ना कि ये किस तरह का दरमियान में आ सकता है। यानी ये किसी तरह का भी हो सकता है लेकिन वो कंटिन्यूस ग्राफ होगा, स्मूथ होगा। ये सिर्फ ये जो पीछे हमने एग्जांपल पढ़ी है उसका ग्राफ नहीं है, ये इन जनरल समझाने के लिए लिया हुआ। अगर हम राइट वाले ग्राफ की तरफ देखें तो ये कब है जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो जब x अप्रोच कर रहा था पॉजिटिव इन्फिनिटी को तो y अप्रोच कर रहा था नेगेटिव इन्फिनिटी को। इसी तरह x अप्रोच कर रहा था जब नेगेटिव इन्फिनिटी को तो y अप्रोच कर रहा था पॉजिटिव इन्फिनिटी को। यानी दोनों तरफ से हमें सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं, नेगेटिव भी वैल्यूज़ मिल रही हैं, पॉजिटिव भी मिल रही हैं। दरमियान वाली क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन होने की वजह से दरमियान में भी कोई गैप नहीं आएगा, दरमियान में भी हमें सारी की सारी वैल्यू मिल रही हैं। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमें आउटपुट वैल्यूज़ जो हैं वो भी सेट ऑफ आर रियल नंबर्स मिल रही हैं। तो क्या इसकी रेंज क्या हो सकती है? इसका मतलब है कि जो इसकी रेंज है और डिग्री पॉलिनॉमियल की, बेशक उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो और डिग्री पॉलिनॉमियल होगी उसकी रेंज सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होगी। डोमेन का भी मसला ख़त्म हुआ कि जो पॉलिनॉमियल है उसकी डोमेन हमेशा सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होगी। और डिग्री पॉलिनॉमियल के केस में उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसकी रेंज भी सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होगी। अच्छा, हमने कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की भी बात कर ली कि उसकी रेंज क्या होगी। वो तो जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है वो वही कांस्टेंट ही उसकी रेंज बन जाएगी। अब बाकी क्या रह गया? इवन डिग्री पॉलिनॉमियल। तो चले हम उस इवन डिग्री पॉलिनॉमियल की रेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है केस फर्स्ट में व्हेन n ग्रेटर देन 0, n इवन है और जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। यानी दो केस बन रहे हैं इवन डिग्री पॉलिनॉमियल के, दो केस बन रहे हैं कि जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो दूसरा क्या होगा जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव। यहाँ पे n ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इवन डिग्री पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं ना, तो n इक्वल्स टू 0 भी तो इवन नंबर है ना। वो क्यों नहीं लिया? वो इस वजह से नहीं लिया कि हमने 0 डिग्री पॉलिनॉमियल की रेंज के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं जब कांस्टेंट डिग्री पॉलिनॉमियल लिए थे। क्योंकि कांस्टेंट डिग्री पॉलिनॉमियल की जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होती है उसकी जो डिग्री होती है वो 0 ही होती है। इसका मतलब हम 0 डिग्री पॉलिनॉमियल के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं उसकी रेंज के बारे में। तो अब हम n ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, यानी ऐसे इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं जो 0 से बड़े हैं। तो इसके दो केस बन रहे हैं, जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो। तो पहले लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। ये पीछे वाली जो हमने और डिग्री पॉलिनॉमियल के लिए एग्जाम्पल ली थी ये वही है। तो यहाँ पे भी हम लिमिट लेते हैं और देखते हैं कि जब हम बहुत बड़े नंबर हो
बहुत लार्ज नंबर ले लें तब हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो आउटपुट वैल्यू कौन सी देगा, और बहुत छोटे नंबर के लिए हमें ये कौन सी वैल्यू देगा, कौन सा आउटपुट देगा। वही बात है, हम यहाँ पे पिछली एग्जांपल लिए लेकिन वो थी और डिग्री पोलिनोमियल। यहाँ पे इवन है, 3 की जगह पे हमने 4 कर दिया है बस ये इवन बनाने के लिए। तो इसकी डिग्री है 4, 3x4 माइनस 2x प्लस 4 की जो डिग्री है वो 4 है, इवन है। तो हम इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं, x4 कॉमन लेंगे, बाकी वही टर्म जो है सेकंड और थर्ड वो 0 हो जाएंगे लिमिट अप्लाई करने पर। 3x4 बच जाएगा, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x अप्रोच करेगा जब इन्फिनिटी को, तो x4 भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। नंबर 3 पॉजिटिव इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। इसी तरह हम राइट साइड पे देखें 3x4 माइनस 2x प्लस 4, इस पर हम x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट ले लेते हैं। x4 कॉमन लेंगे, 3 माइनस 2/x³ प्लस 4/x4 आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड और थर्ड वैसे ही 0 हो जाएंगी समथिंग ओवर इन्फिनिटी की वजह से लिमिट अप्लाई करने पर, और जो बचेगा वो 3x4 बचेगा। x अप्रोच करे माइनस इन्फिनिटी को, तो क्योंकि x की पावर जो 4 है वो एक इवन है, तो x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हो तो इवन पावर की वजह से x4 भी x4 जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी ही रहेगा। आप चेक कर सकते हैं कि हम बहुत बड़े लार्ज नंबर की तरफ जाएं या बहुत छोटे नंबर की तरफ जाएं, आंसर दोनों दफ़ा ही हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है, बहुत बड़ा नंबर ही आ रहा है, यानी जो हमें आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। वही बात है, दरमियान वाली वैल्यूज़ पर हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये होता है पोलिनोमियल एक कंटिन्यूस फंक्शन, तो दरमियान वाली वैल्यूज़ पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी फंक्शन जो है वो डिफाइन ही रहेगा, कोई ना कोई वैल्यू हमें ज़रूर मिलेगी। तो फंक्शन या तो पैराबोलिक टाइप हो सकता है, ये पोलिनोमियल पर डिपेंड करता है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये जो एग्जांपल्स हैं डिस्कस की, ये उनके ग्राफ नहीं है, इन जनरल समझाने के लिए ग्राफ लिए गए हैं कोई से भी। तो दरमियान में वैल्यूज़ कुछ भी आ सकती हैं। हमने देखा है कि x अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, तो y भी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। x अप्रोच करे नेगेटिव इन्फिनिटी को या पॉजिटिव को, y जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की अप्रोच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है। दरमियान में वही बात है, ये पैराबोलिक भी हो सकता है, और या फिर दरमियान में कर्व्स भी आ सकती हैं ऊपर नीचे। अब मसला ये है कि हमें वैल्यू मिल रही हैं वो पॉजिटिव इन्फिनिटी मिल रही है, यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू मिल रही हैं। हमने रेंज बतानी है एक स्पेसिफिक वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक, छोटी वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक। तो वो जो छोटी वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, तो वो जो छोटी वैल्यू हम फंक्शन की मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन से मिलेगी, फंक्शन को मिनिमाइज़ करेंगे। तो जैसे कि ग्राफ में देखें राइट साइड पे जो मिनिमम वैल्यू है, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, वो अगर देखा जाए तो वो 2 आएंगी, जहाँ पे एक रिलेटिव मिनिमम लिखा हुआ है, दूसरा एब्सोल्यूट मिनिमम लिखा हुआ है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो यही हमारी रेंज की सबसे छोटी वैल्यू होगी। इसको हम किस तरह निकाल लेंगे, रेंज की सबसे छोटी वैल्यू, इसको एक दफ़ा हम इन जनरल लिख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। तो जो इवन डिग्री पोलिनोमियल है, जब हमारे पास जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो, तो उसकी जो रेंज आएगा m से इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास दोनों केसेस में जब x अप्रोच करें माइनस इन्फिनिटी को या पॉजिटिव इन्फिनिटी को, हमें आंसर इन्फिनिटी ही मिल रहा था, यानी बहुत बड़ा नंबर मिल रहा है, बहुत बड़े नंबर की तरफ हम जा रहे होते हैं। लेकिन सबसे छोटा नंबर भी तो लिखना है ना, हमने बताना है कि कहाँ से कहाँ तक हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो वो सबसे छोटा नंबर हमें मिनिमाइजेशन से मिल जाएगा, यानी जो हमने फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है, तो सबसे जो छोटी वैल्यू होगी वो हमारी यहाँ से हमारी रेंज स्टार्ट होगी।
वो उसको हम नाम दे देते हैं m का, और ये इंक्लूड होगी। इसी तरह केस 2 की बात करें तो केस 2 क्या है कि n ग्रेटर देन 0 है, n इवन है और जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 है। n इवन मतलब कि हमारे पास इवन डिग्री पॉलिनोमियल की बात हो रही है, लेकिन जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो एग्जांपल वही ले रहे हैं, लेकिन जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो गया, -3x4 -2x + 4। यहाँ से हम लिमिट फाइंड करेंगे पहले की तरह। तो एंड पे जो हमारे पास आंसर आएगा लेफ़्ट साइड पे वो -3x4 आएगा। इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। जब x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को तो x4 भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। राइट साइड पे देखें तो इस पे हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं x माइनस इन्फिनिटी पे हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो एंड पे जो हमारे पास आंसर मिलेगा वो -इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि एक टर्म बचती है -3x4। जब x अप्रोच करता है -इन्फिनिटी को तो x4 भी पावर इवन होने की वजह से इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। अब वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि x अप्रोच करें इन्फिनिटी को या नेगेटिव इन्फिनिटी को, आंसर हमें दोनों में ही नेगेटिव इन्फिनिटी मिल रहा है। यानी लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से हमें आंसर दोनों में, कि जब x अप्रोच करे यानी बहुत बड़ा नंबर लें या बहुत छोटा नंबर लें, आंसर दोनों सूरतों में हमें नेगेटिव इन्फिनिटी मिल रहा है। अगर हम ग्राफिकली इसको देखें तो इसका ग्राफ कुछ यूँ होगा। दरमियान में कंटिन्यूस फंक्शन होने की वजह से हर वैल्यू पर हमें कोई ना कोई आंसर तो मिल रहा होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल किस तरह की है। वो पैराबोलिक भी हो सकता है, वो ऊपर नीचे कर्व भी आ सकती हैं। तो हमने देख लिया आंसर जब हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं या पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहे हैं। दोनों सूरतों में नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहे हैं, जैसे कि ग्राफ में भी ज़ाहिर है। लेकिन हमें सबसे बड़ा आंसर क्या मिलेगा? सबसे छोटा तो हमने बता दिया, सबसे बड़ा आंसर कौन सा मिलेगा पॉलिनोमियल की सूरत में? तो वो हम मैक्सिमाइजेशन से निकालेंगे। तो वो क्या होगा, जितनी भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होंगी उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। जैसे कि अगर हम राइट साइड पे देखें तो हमें दो वैल्यू मिल रही है मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमा जिस यहाँ जहाँ पे लिखा हो, और दूसरा हमने जहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा लिखा हुआ है। तो हमारा जो आंसर होगा, जो हमारे रेंज में आंसर शामिल होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाली होगी। उसको हम कैपिटल M का नाम दे देते हैं, क्योंकि अगर हम रिलेटिव मैक्सिमा वाली वैल्यू ले लेते हैं रेंज की, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं, तो ये जो आगे वाली वैल्यूज़ हैं जहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा लिखा हुआ है, रिलेटिव मैक्सिमा से एब्सोल्यूट मैक्सिमा तक की वैल्यू, तो वो तो हमारी रेंज में आएंगी ही नहीं। माइनस इन्फिनिटी से रिलेटिव मैक्सिमा वाली तक जाएं तो इसका मतलब हमें जो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही होगी वो आएगी, तो उसको हम कैपिटल M का नाम दे देते हैं। आगे हम चेक भी करेंगे कि उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो फ़िलहाल हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास ऐसी पॉलिनोमियल आ जाती है जो कि इवन डिग्री हो, लेकिन जो इवन डिग्री पॉलिनोमियल हो जो, और उसका जो कोफिशिएंट हो वो हमारे पास नेगेटिव हो, तो फिर उसकी रेंज किस तरह आती है। पहले हमने पॉजिटिव कोफिशिएंट के लिए देखा था, वो आई थी स्मॉल m से पॉजिटिव इन्फिनिटी वैल्यू आई थी। अब हम इवन डिग्री पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इस केस में हमने देखा कि हमें जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है, जो x अप्रोच करें पॉजिटिव इन्फिनिटी को या नेगेटिव इन्फिनिटी को, हमें माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी वो कैपिटल M होगी। तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से कैपिटल M है, और ये हम निकालना भी आगे सीखेंगे। तो क्या लगता है, हमने जितने भी केसेस डिस्कस किए हैं भूल गए? चलें कोई बात नहीं, इसको हम
एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इसको सम अप कर लेते हैं जितना भी हमने रेंज के बारे में पढ़ा है, पोलिनोमियल की रेंज के बारे में, कि जब पोलिनोमियल कांस्टेंट थी तो उसकी रेंज थी वही के था। इस तरह जब और डिग्री पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, बेशक उसका कोफिशिएंट कोई सा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें उसकी रेंज सेट ऑफ आर रियल नंबर्स ही मिल रही है। फिर हमने इवन के 2 केस पढ़े। जब इवन डिग्री पोलिनोमियल आती है तो उसके लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होने की सूरत में जो हमें रेंज मिलती है वो एम से इन्फिनिटी टाइप की मिलती है, और जो लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो जो उसकी रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से कैपिटल एम टाइप की रेंज मिलती है। अब हम इसको याद कर लेंगे और हम क्वेश्चंस में इन्हीं को यूज़ करते हुए देख लेंगे, क्योंकि हमने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया कि क्यों इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं। अब हम इसको याद करेंगे और अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की बात कर लेते हैं कि इसकी फिर किस तरह रेंज आएगी, क्योंकि हमने देखा कि जो इवन डिग्री पोलिनोमियल है उसकी रेंज क्या आती है, एम से इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी से एम टाइप की। लेकिन इन दोनों में से कौन सी आएगी वो डिपेंड करता है लीडिंग कोफिशिएंट पे। अब यहाँ पे हमने जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ली है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो तो नॉन ज़ीरो होगा, तभी तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगी, वरना ये ज़ीरो होने पर ये तो टर्म ही ख़त्म हो जाएगी और वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगी। अब यहाँ पे ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है हम इन जनरल डिस्कस कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर तो पॉजिटिव हुआ तो फिर रेंज इसकी हो जाएगी एम से इन्फिनिटी टाइप की, और अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस इन्फिनिटी से एम टाइप की होगी। हमने कहा था ये जो एम की वैल्यू है हम मैक्सिमाइजेशन से या मिनिमाइजेशन से निकाल सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं इस पोलिनोमियल का, तो वो 2ax प्लस बी आ जाएगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें क्रिटिकल वैल्यूज़ मिल जाएंगी, या फिर जिसको हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ से हमें x इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a मिला, और हम इसकी वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में, पोलिनोमियल के सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो 2a आता है। अब 2a तो x पे इंडिपेंडेंट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि हम x से पता चलाते हैं x की वैल्यू पुट करके। अगर तो आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि हमें आंसर क्या मिलेगा, फंक्शन क्या देगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी भी वैल्यू पर पॉजिटिव आंसर देता है तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो हमें मिनिमम वैल्यू देगा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव आंसर मिल रहा है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, तो जो फंक्शन है उस पर हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पे हम x पुट नहीं कर सकते क्योंकि इंडिपेंडेंट है x से, तो कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो a की वैल्यू से पता चलेगा। अगर a पॉजिटिव होगा तो 2a पॉजिटिव होगा, अगर a नेगेटिव होगा तो 2a नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है अब हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा उसमें a की वैल्यू तो ज़रूर होगी। उस a की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव पुट कर देते हैं तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि स्मॉल m मिल जाएगा, और अगर हम वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, यानी कैपिटल M मिल जाएगा। तो पुट x इक्वल्स टू माइनस बी ओवर 2a इन पी ऑफ एक्स टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स में वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे माइनस बी ओवर 2a, तो आंसर तो आ जाएगा a इंटू माइनस बी ओवर 2a स्केयर प्लस b इंटू माइनस बी ओवर 2a प्लस c। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, b स्केयर ओवर 4a माइनस b स्केयर ओवर 2a प्लस c आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 4a, सिंप्लीफाई करेंगे तो b स्केयर माइनस 2b स्केयर प्लस 4ac आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 4ac माइनस b स्केयर ओवर 2a 4a आ जाएगा। यहाँ पे हमने कहा था कि a की वैल्यू पे क्योंकि डिपेंड कर रहा है तो a पॉजिटिव होगा तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी।
तो ए पॉजिटिव होगा तो 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a की वैल्यू मिल रही है, यही मैक्सिमम होगी और यही मिनिमम होगी। मैक्सिमम कब होगी? जब हम ए नेगेटिव पुट करेंगे, और मिनिमम कब होगी? जब हम ए पॉजिटिव पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू मिल गई हैं। ए मैक्सिमम होने पर भी आंसर वही एम, कैपिटल एम या स्मॉल एम वैल्यू सेम ही है, डिपेंड करता है कि ए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो इसका मतलब इन जनरल जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है तो हमारे लिए एक फार्मूला बन गया है इस m का कि वो 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a होगा। और हमने कहा था जब a पॉजिटिव होता है तो जो उसकी रेंज है, यानी लीडिंग कोफिशिएंट है, तो उसकी जो रेंज होती है वो m से इन्फिनिटी होती है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में जो हमारे पास m आया वो 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a आ गया। और जब नेगेटिव कोफिशिएंट होता है तो माइनस इन्फिनिटी से m टाइप की हमें रेंज मिलती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हमने देख लिया कि वो कैपिटल M किसके इक्वल है? 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी हमें रेंज के बारे में पता चल गया। यहाँ से अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रेंज के बारे में पढ़ा है, इसके फार्मूला हमने भी देखे हैं, तो इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने ले ली है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 0.5 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। यहाँ पे a जो है वो माइनस 0.5 है, तो हम देख सकते हैं कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है जो रेंज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो हमें मिलेगी माइनस इन्फिनिटी से m, और m इसमें क्या है? 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। चले हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू माइनस 0.5 है, b की 3 है, और जो c है वो -7 है। इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो -2.5 आ जाएगा, यानी कैपिटल M की वैल्यू -2.5 आ गई। तो जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से -2.5 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, ये एक और डिग्री पॉलिनोमियल है। और हमने क्या कहा था कि और डिग्री पॉलिनोमियल होगी तो जो उसकी रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। डोमेन के बारे में तो हमने कहा था जो सी मर्जी पॉलिनोमियल आ जाए, लीडिंग कोएफिशिएंट उसका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसकी डिग्री ऑड हो या इवन हो, हर केस में जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही होगी। रेंज के बारे में हमने देखा कि जब इवन डिग्री और डिग्री पॉलिनोमियल होती है और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। तो इसका जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आ जाएगी। और पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 है, यानी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में भी हमने क्या पढ़ा था कि जो इसकी रेंज है जो वही कांस्टेंट नंबर ही होती है। तो क्योंकि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 है तो इसकी रेंज भी सेट 3 है, सिंगलटन सेट 3। नेक्स्ट क्योंकि हमने एक एग्जांपल पढ़नी है जिसमें हमें रूट्स निकालना पड़ेंगे मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन के लिए। तो अगर उसकी डिग्री जो है वो 3 आ जाती है या 4 आ जाती है, तो क्योंकि हम सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करते हैं, और सिंथेटिक डिवीजन के लिए कोई ना कोई हमें एक रूट जो है वो हमें पता होना चाहिए, और वो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड करते हैं, जो कि बार बार हमें वैल्यूज़ चेक करना पड़ती है कि कौन से वाली पुट करें। वो हम करीब 3 वैल्यू 0 1 -1 +-2 +-3 इस तरह पुट करके देखते हैं, जो रूट हमें मिल जाता है फिर उसी को हम कंटिन्यू करते हैं सिंथेटिक डिवीजन में। लेकिन ये जो हम बार बार वैल्यू चेक करते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता कि ये रूट बनेगा भी या नहीं बनेगा, तो जो रैशनल रूट थ्योरम है इसमें हमें थोड़ी सी आसानी कर देता है कि जो अगर तो कोई पॉलिनोमियल है, ऐसी पॉलिनोमियल जिसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से हों, तो उसका कोई रैशनल रूट हो सकता है, यानी पी ओवर एक्स टाइप का रैशनल रूट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पी और क्यू क्या है? पी जो है वो ए नॉट का डिवाइज़र होगा, यानी कि जो पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म होती है उसका डिवाइज़र होगा, और जो क्यू है वो लीडिंग कोएफिशिएंट का डिवाइज़र होगा।
तो इस तरह हम रैशनल रूट निकाल सकते हैं पी ऑफ एक्स टाइप के, सॉरी पी ऑफ क्यू टाइप के रैशनल रूट हम निकाल सकते हैं। कब? जब पॉलिनोमियल हमारे पास ऐसी आती है जिसके जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से हों। तो इससे हमें फिर जो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम रूट्स निकाल रहे होते हैं वो निकालने में आसानी हो जाती है। इस तरह फिर स्पेसिफिक कुछ रूट्स मिल जाते हैं, उसको हम पुट करते हैं। तो अगर तो वो कोई रूट होगा रैशनल टाइप का, तो फिर ये जो हम रैशनल रूट थ्योरम से निकालेंगे उन्हीं में से कुछ होगा। तो जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स 4/4 प्लस एक्स की 3/3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट्स है वो रैशनल इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे हम रैशनल रूट थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो रेंज है वो किस तरह की आनी है। हमें पता है कि यहाँ पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1/4 है, पॉजिटिव है, तो जो रेंज आती है वो m से इन्फिनिटी टाइप की आती है, यानी यहाँ पे हमें स्मॉल m निकालना है। तो वही बात है, स्मॉल m निकालने के लिए हम इसकी मिनिमाइजेशन करेंगे, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। तो यानी हमें रूट्स निकालने पड़ते हैं इसमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करके। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे हम दी गई पॉलिनोमियल का, तो वो 4x 3/4 प्लस 1/3 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4x माइनस 4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 आ जाएगा। तो क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो अब हमने इसके रूट्स देखने हैं, तो वो रूट्स हम सिंथेटिक डिवीजन से निकालेंगे। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन के लिए क्योंकि हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक रूट तो चाहिए होता है नेक्स्ट प्रोसीड करने के लिए, तो वो जो एक रूट है हम बजाय ये कि खुद से इतनी सारी वैल्यूज़ लगाएं, तो हम रैशनल रूट थ्योरम लगा के कोई रैशनल रूट निकाल लेंगे। अगर तो कोई इस पॉलिनोमियल का रैशनल रूट हुआ तो वो जो हम p/q वाली वैल्यूज़ निकाल लेंगे उसी में से कोई रूट होगा। तो हमने देखा था p क्या होता है, p होता है कांस्टेंट, पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके फैक्टर्स होते हैं ये, यानी उसके डिवाइजर्स होते हैं। और जो q होता है वो जो पॉलिनोमियल होती है उसके जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है उसके डिवाइजर्स होते हैं। हम यहाँ पे पॉलिनोमियल में चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास हम x 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इसके हम रूट्स निकालने हैं। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो -4 है, यानी -4 के हम अगर फैक्टर्स देखें तो वो +-1 होते हैं, +-2 और +-4। और जो q है यानी फैक्टर्स हैं 1 के, फैक्टर्स हैं लीडिंग कोएफिशिएंट x 4 का जो कोएफिशिएंट है उसके, यानी x 3 का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो उसके जो फैक्टर्स हैं 1 के वो +-1 है। p और q की वैल्यू आ गई हैं, जो रूट बनेंगे p/q टाइप के होंगे। तो p और q को हम डिवाइड करते हैं, यानी जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसके जो पॉसिबल रूट्स हैं वो इन्हीं में से हो सकते हैं। p/q करेंगे, +-1 को +-1 पे डिवाइड करेंगे तो +-1 आ जाएगा। इस तरह +-2 को +-1 पे डिवाइड करेंगे तो +-2 आ जाएगा। +-4 को +-1 पे डिवाइड करेंगे तो +-4 आ जाएगा। तो ये वो पॉसिबल रूट्स हैं इक्वेशन 1 के, अगर रैशनल अगर हुए तो इन्हीं में से होंगे। तो हम वही बात है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से जो इतनी सारी वैल्यूज चेक करते हैं, अगर हम चेक करते तो पहले 0 चेक करते, फिर हम +-1 करते, +-2 करते, उसके बाद +-3 भी करते हैं ना। तो इस रैशनल रूट थ्योरम से हमें ये पता चल गया कि +-3 ना ही पुट करें, क्योंकि +-3 तो रूट नहीं बनने वाला। अगर रूट इस इक्वेशन का हो तो वो +-1 +-2 +-4 में से ही होगा। तो हम इन्हीं वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं। तो पहले पुट कर लेते हैं हम +1 को चेक करेंगे, तो क्योंकि वो जो हम जिसके हम रूट्स निकालना चाहते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है पॉलिनोमियल का उसका रूट निकालना है, तो उसमें पुट करेंगे तो आंसर 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब है 1 रूट नहीं है। इस तरह -1 को पुट करें तो इसका आंसर 0 के इक्वल आ गया है।
तो इसका मतलब है ये जो पी प्राइम ऑफ एक्स है उसका ये रूट है -1। तो एक हमें रूट मिल गया। अब हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं और बाकी फैक्टर्स निकाल लेते हैं, बाकी रूट्स निकाल लेते हैं। -1 क्योंकि फैक्टर है तो सिंथेटिक डिवीजन से हम फेमिलियर हैं, हमें पता है कैसे करते हैं। तो आंसर में हमें 1 0 -4 मिलेगा और रिमाइंडर क्या है 0 है क्योंकि -1 एक रूट था। तो हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि जो हमारी पॉलिनोमियल थी जिसको हम जिसके हम रूट्स निकाल रहे हैं उसकी डिग्री 3 थी। तो अब रूट अप्लाई किया एक, तो बाकी जो हम लिखेंगे वो एक डिग्री कम करके लिखेंगे। एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर है, उसके बाद एक्स वाई टर्म 0 है और फिर -4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -4 के जो फैक्टर्स बनेंगे x -2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से 2 रूट्स हमें मिल जाएंगे, x -2 से 2 और x प्लस 2 से -2। तो एक रूट हमें पहले मिला था -1, तो ये 3 रूट आ गए हैं। वैसे भी जो पॉलिनोमियल थी जिसके हम रूट्स निकालना चाह रहे हैं वो हमारे पास x3 प्लस एक्स स्क्वायर -4x -4 इक्वल्स टू 0 है। इसके हम रूट्स निकाल रहे हैं। इसके रूट्स हम क्यों निकाल रहे हैं, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया पॉलिनोमियल का। हम पॉलिनोमियल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास जो रेंज आएगी वो m से इन्फिनिटी टाइप की आनी है और m यहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यू है, यानी हमें मिनिमाइज़ करना है। फंक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर उसको इक्वल टू 0 रखते हैं। वहाँ से हम क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं जिस पर हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हमने वो 3 वैल्यू निकाल ली हैं जिस पर हमें जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू या तो मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम ये चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव के थ्रू कि इन 3 वैल्यूज़ में से किस पर मैक्सिमम किस पर मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो हम यूज़ करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे दी गई पॉलिनोमियल का, तो वो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x -4। यहाँ पे जो हमें वैल्यू आए हैं हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जिससे हमें मिलनी है वो -1 -2 प्लस या 2 है। तो -1 पुट करते हैं, ये आ गया -3। तो हमने कहा था सेकंड डेरिवेटिव अगर किसी वैल्यू पर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब हमें जो फंक्शन की वैल्यू है या गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो मैक्सिमम मिलेगी। तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए थी, मिनिमम वैल्यू चाहिए थी ना। m से इन्फिनिटी आंसर है तो m क्या है, मिनिमम वैल्यू। अब वो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम तो नहीं निकालनी ना। तो यानी हम ये वैल्यू जो x इक्वल्स टू -1 है इसको एक्सक्लूड कर देंगे, हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए। फिर -2 पुट करेंगे तो -2 से हम देख सकते हैं आंसर 4 मिल रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसका मतलब है जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। यानी यह हमारे काम की बात है, हमें मिनिमम वैल्यू ही चाहिए थी। लेकिन हमने ये भी तो कहा था कि मिनिमम में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। क्योंकि अगर हम मिनिमम ले लेते हैं, अगर उससे भी मिनिमम वैल्यू मिल गई तो क्या करेंगे, वो मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, ठीक है वो रेंज में शामिल है, लेकिन जो उससे भी छोटी वैल्यू है वो तो रेंज से छूट जाएगी ना, वो तो रेंज में शामिल नहीं होगी। इसलिए हम फिर मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लेते हैं, बाकी वैल्यू भी उसमें शामिल हो जाती है। तो अब ये इस पर x इक्वल टू -2 पर भी मिनिमम है और बाकी क्या बचता है 2 पर चेक करें तो ग्रेटर देन फंक्शन है, इसका मतलब है 2 पर भी हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब इन दो वैल्यूज़ पर हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, x इक्वल टू -2 पर और x इक्वल टू 2 पर। लेकिन इनमें से इन दोनों को यानी x इक्वल टू -2 को और x इक्वल टू 2 को हम अपनी ओरिजिनल पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और चेक करेंगे ये जो दो मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है वो कौन सी है। उन दो मिनिमम वैल्यू में से भी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर मिलता है। तो हमने देखे -2 पुट किया हमारी ओरिजिनल पॉलिनोमियल पे जिसकी डिग्री 4 थी, 34/3 आंसर आया जब -2 पुट करते हैं। जब 2 पुट करते हैं तो 2/3 आंसर आता है।
तो हमने क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, तो इन दो में जो मिनिमम वैल्यू है वो 2/3 है, 34/3 नहीं है। क्योंकि अगर 34/3 ले लेते हैं हम अपने रेंज में, तो 2/3 तो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अगर हम 2/3 ले लें तो 34/3 भी उसी में शामिल हो जाएगा, उस इंटरवल में, तो हमारे रेंज में वो भी शामिल हो जाएगा। इसलिए हम मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लेंगे जो कि 2/3 है। तो हमारी जो गिवन पॉलिनोमियल थी उसकी रेंज आ गई m से इन्फिनिटी टाइप की होनी थी, तो m हमारे पास 2/3 है, तो हमारी जो रेंज आ गई वो 2/3 से इन्फिनिटी है। तो ये तो आज अलजेब्राइक फंक्शन में हमने बात की थी पॉलिनोमियल के सारे केसेस डिस्कस कर लिए, डोमेन भी डिस्कस कर लिए, उसकी सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होती है। रेंज के लिए भी हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए, यानी पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है वो क्लोज़ हुआ। नेक्स्ट हम इसकी जो फर्दर टाइप है वो भी देखेंगे। सॉरी, अलजेब्राइक फंक्शन की तो जो टाइप थी वो फिर आता है लीनियर फंक्शन। तो आप लीनियर फंक्शन हमें पता है कि वो ax प्लस बी टाइप का होता है, तो उसकी आप डिग्री चेक करें तो वो 1 है, यानी और डिग्री पॉलिनोमियल है ना वो भी। तो और डिग्री पॉलिनोमियल की तो हमने रेंज डिस्कस कर ली ना, तो वो इसी में शामिल हो गया। नेक्स्ट अगर हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, तो कांस्टेंट फंक्शन तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तरह का नहीं होता, यानी यही इसी की बात हो रही है। हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की रेंज के बारे में डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम जो अलजेब्राइक फंक्शन की टाइप आती है, आइडेंटिटी फंक्शन आती है। आइडेंटिटी फंक्शन अगर देखें तो वो क्या होता है, आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टाइप का, यानी हम जो भी रेंज पुट करें, डोमेन पुट करें, आंसर भी वही मिलने वाला है। इसका मतलब है जो डोमेन है वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें आंसर तो मिलने वाला है ना, डिफाइन ही रहेगा ना, वो वापस वही वाला आंसर आ जाएगा, यानी वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करता। आइडेंटिटी फंक्शन है ही ऐसा फंक्शन जो भी उसको वैल्यू दें आंसर में वही दे देता है। इसका मतलब है उसकी डोमेन भी सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होगी, रेंज भी सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होगी। अगर ऐसे नहीं देखना तो पी ऑफ एक्स, सॉरी, जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कह रहे हैं, आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो ये एक्स क्या चीज़ है, एक्स डिग्री देखी 1 है, और डिग्री पॉलिनोमियल है नहीं, ये ओ डिग्री पॉलिनोमियल है। तो ओ डिग्री पॉलिनोमियल जो होती है उसकी रेंज क्या होती है, सेट ऑफ आर रियल नंबर, और पॉलिनोमियल की तो डोमेन भी सेट ऑफ आर रियल नंबर होती है। यानी ये जो अलजेब्राइक फंक्शंस की कुछ टाइप्स थी वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं, उसकी भी डोमेन और रेंज होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रैशनल फंक्शन रह गए। रैशनल फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, उसकी भी हम टाइप्स देखेंगे, केसेस डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ जाते हैं, उसकी डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इर्रेशनल फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह।